रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो आप लोग यूज भी करते हैं और इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म पे हम कोशिश करेंगे समझाने का कि ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है और इस मेडिसिन को कैसे एक्यूट कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं होम्योपैथी के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ होम्योपैथी के मेडिसिन फेरम फोस या फिर फॉस्फेट ऑफ आयरन जिसको कहा जाता है। आप इसको बतौर यूज भी करते हैं। हम कुछ मैकेनिज़्म को इसको समझेंगे कि इस मेडिसिन का मैकेनिज़्म क्या होता है। आप सबसे पहले इस मेडिसिन को समझने की ज़रूरत यह है कि जितने भी सेल्स होते हैं और सब में जो है एल्बुमिन होता है। अब ये एल्बुमिन जो होते हैं ना, सेल्स के जितने भी बॉडी के अंदर में, आप जैसे ही आप इस बात से बड़ी खूबी जानते हैं, जब प्रैक्टिशनर हैं तो अब इस चीज़ को जानते हैं कि बहुत सारा सेल्स मिलता है तो फिर टिश्यू मिलता है तो फिर ऑर्गन तो फिर बॉडी का ये होता है। तो आज हम उसी चीज़ को समझेंगे कि जो सेल्स होता है, जो बुनियादी इकाई है ज़िंदगी का, ठीक है, तो या फिर यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो लाइफ है सेल्स है, तो हर सेल्स में एल्बुमिन होता है और ये एल्बुमिन आयरन से भरा हुआ होता है और यही वो आयरन है और उनकी जो साल्ट होती है यही ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन, ठीक है, जो ब्लड कॉर्पुलेशन है वही ऑक्सीजन को, जो इंस्पायर्ड एयर होता है, जो उसके अंदर में जो हवा होती है जो ऑक्सीजन से बिल्कुल भरपूर होती है, उसी हवा को वहाँ से लेती है, लेने के बाद वो सेल तक पहुँचाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, और ये प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यू होते रहता है और इसके बीच में आपको आयरन और काली फोस, इसके बीच में ये प्रोसेस होते रहता है। तो एट ए टाइम इन केस कभी कभी होता क्या है कि ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जब डिस्टर्ब होता है तो तभी फिर हम आपको समझाएंगे कि फेरम फोस का काम यहीं पे स्टार्ट होता है। तो ये जब डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब होने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें ब्लड वेसल जो है, या फिर उसका जो, आप दूसरे भाषा में आप ये समझिए कि उसको क्या कहेंगे, मस्कुलर जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो रिलैक्सेशन कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, और जब रिलैक्सेशन कंडीशन में चले जाते हैं तो यहीं से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको कंजेस्टेड हो सकता है, आपके मस्कुलर जो होते हैं वो काउटेड हो सकते हैं ब्लड वेसल में, या फिर आपको ब्लडिंग हो सकता है, आपका वाल रप्चर हो सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है। यहीं पे जो इनिशियल स्टेज में जो इक्विलिब्रियम होता है इसके, तो यहीं पे इनिशियल स्टेज में आप इस चीज़ को पहले समझिए कि जब जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर में एल्बुमिन होता है और ये एल्बुमिन आयरन से भरा हुआ होता है, या आयरन और उसके जो साल्ट होते हैं यही ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि फिर वो सेल उसको उसमें सेल्स में वो खाना पहुंचाए, वो ऑक्सीजन उसका खाना को वहाँ तक पहुंचाने में काम करती है। तो जब ये प्रोसेस होता है, तो यही प्रोसेस जब डिस्टर्ब होता है तो ये सारी चीज़ें पेश आती है। तो जब पेश आती है तो जहाँ जो मस्कुलर वाल होता है ये डिस्टर्ब होने लगता है, और जब ये डिस्टर्ब होगा तो फिर आपको इंजरी होगा तो फिर आपको हो सकता है कि ब्लड वेसल मस्कुलर आप कॉटेड हो गया, आपको कहीं पे आपको ब्लडिंग हो सकता है, वाल उसका रिचर हो सकता है, बीपी आपका बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका कहीं पर भी हो सकता है, आपके छोटी आंत में हो सकता है, बड़ी आंत में हो सकता है ना। आपको इसके इसके कंडीशन में आपको डायरिया हो सकता है, ऐसे कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। जब प्री स्टाइलिक कंडीशन आ जाता है, ऐसे चीज़ों का हैबिचुएट होकर के ऐसे बार बार हो रहा है, फिर ऐसे बार बार हो रहा है, बार बार होने के बाद आपको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। और जब ये बार बार ये जो स्लो मोशन में चले जाता है, ये जब बार बार ये प्रोसेस होता है, डिस्टर्ब होते रहता है, तो फिर आपको लंबा समय तक ऐसा होने से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। अब जब कॉन्स्टिपेशन बन जाता है तो इसका एक ही मकसद होता है कि मकसद इसका ये होता है कि जो रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वाल है, ऑफ वेसल्स, जो किसी ब्लड वेसल का या फिर आपको सेल्स का है ना, ये सेल्स आपको कहीं पर भी हो सकता है, आपको एब्डोमेन भी हो सकता है, आपके छोटी आंत में भी हो सकता है, आपका कहीं पर भी होता है, बड़ी आंत किसी में भी हो सकता है। अब जब यहीं पे जब ये चीज़ होता है तो हम जब फेरम फोस को यहीं पे यूज करते हैं, तो फेरम फोस में क्या होता है, आयरन भरपूर होता है। ठीक है, आयरन का मात्रा भरपूर होता है, जो और
जब ऐसे ऐसे प्रोसेस डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस में जब डिसकनेक्शन होता है आपको, ठीक है, आयरन आयरन और मस्कुलर इसके बीच में, कालिस के बीच में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही फेरम फोस को देते हैं जो आयरन से भरपूर होता है, ये उसकी चीज़ को रिकैप्चर करता है, सप्लाई को उसका रोकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस होम्योपैथी दवा को मिनट ऑफ रेमेडी कहा जाता है कि इसकी काम 1 मिनट के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर में देखेगा। तो अब यहाँ पे होता है कि अब जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो आपको क्या हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकता है, आपको रेडनेस हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ठीक है, आपका सर्कुलर डिस्टर्ब हो सकता है, पल्स हाई हो सकता है। तो जैसे ही आप आयरन दीजिएगा, आप आयरन की सप्लाई उसका बढ़ा दीजिएगा एक, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 मेडिसिन इसको कवर कर लेंगे। आपको रूमेक्स की ज़रूरत नहीं है, खांसी में आपको बेलाडोना की ज़रूरत नहीं है, आपको जलसीमियम की ज़रूरत नहीं है, आपको इकोनाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्निका की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा। लेकिन इसका जो काम होगा, आर्निका, जलसीमियम, बेलाडोना, रूमेक्स, ठीक है, ये सारी मेडिसिनों को कवर कर लेगा, क्योंकि आपको इकोनाइट में, बेलाडोना में, जलसीमियम में, इसमें ऑर्गेनिक आयरन होता है, ठीक है। ये मेडिसिन जब इमरजेंसी में फर्स्ट इन्फ्लामेशन रेमेडी में तौर पे जब दी जाती है, तो उसका मतलब ही होता है कि आयरन की सप्लाई को बढ़ाया जाता है आपके जिस्म में, ठीक है। तो जब आयरन की जिस्म को इसको जब सप्लाई को बढ़ाया जाता है, तो आपका होता क्या है कि जैसे ही आयरन का सप्लाई बढ़ाया, तो फिर वो आपको फीवर कम हो जाएगा। जब फीवर, इसका मतलब उसको आयरन मिल गया, तो फिर वो डिस्टर्बेंस जो था, वो डिस्टर्बेंस अब नहीं हो रही है, तो फिर उसके जो भी सिम्टम थे, चाहे वो रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, ठीक है, सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस हो, या फिर बीपी आपका हाई हो रहा हो, ये सारा चीज़ को यहाँ पे वो, ठीक है, उसको रिपेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि उसको सप्लाई बाहर से है, हम फेरमफोस दे रहे हैं तो वो सप्लाई है। यही वजह है कि आप अगर इनके पेशेंट देखेंगे तो इंडिफरेंस हो सकते हैं, सीपिया की तरह इंडिफरेंस आपको माइंड देख सकते हैं, अपसेंट माइंडेड होते हैं, एक्सैनिटी होते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है। तो अब इसका और अगर हम देखें यूज़ के तौर पर, तो अब ये आपका कहीं पर भी हो सकता है। देखिए ना, आंखों में किसी का देखिएगा यहाँ पे कुछ गांठ हो जाता है, लोग बहुत सारा मेडिसिन ट्राई करते हैं, आप कभी फेरमफेस को ट्राई कीजिए, ठीक है, आप फेरमफोस को ट्राई कीजिए, क्योंकि आप समझ गए ना, आप जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर में अगर कहीं पे ये देखिए, गांठ बहुत बड़ा होना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन कहीं पे ब्लड काउटेड हो गया मस्कुलर्स में, है ना, मस्कुलर वाल्स में जो ब्लड काउटेड हो गया आपका ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही केसेस मैंने इसे आपको, मैं तो समझता हूँ कि फेरमफोस अगर आपके पास है तो, क्योंकि डॉक्टर सेचलर साहब ने इस मेडिसिन की जब रिसर्च की है, ठीक है, बायोकेमिक में, तो कुछ सोच के ही, क्योंकि 12 मेडिसिन से ही पूरा उसका मेट्रिया मेडिका है, उसका सारा मेडिकल सिस्टम है ना, इसी में सारे मेडिसिन है, तो कुछ ना कुछ को तो कवर किया होंगे। अब इसके मैं जितनी भी ये बातें कर रहा हूँ, डॉक्टर जेसी मॉर्गन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो अपनी किताब 12 टिश्यू रेमेडी में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जिक्र करते हैं, और हमने ट्राई भी किया है ना, हमने अपना प्रैक्टिस किया है, आपने इसमें देखा है, बहुत ही उम्दा मेडिसिन है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप, यही वजह है कि अगर आप बच्चों में लोग इकोनाइट की तरफ जाते हैं, भूख बढ़ता है तो आप लोग अल्फ़ा अल्फ़ा देते हैं, देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्विक मेडिसिन है, शॉर्ट एक्टिंग है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ना, आपको बच्चे को बुखार हुआ, उसके बाद से दवाई दी एलोपैथी का, भूख नहीं लग रहा है बच्चे को, ठीक है, आप उसको एंटीडोट करके आप फेरमफोस को चलाइए, बच्चे का हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। जो कॉन्स्टिपेशन बना हुआ था, वो आहिस्ते से जो वाल उसका जो इक्विलिब्रियम, उसका जो आयरन और काली के बीच में जो वो डिस्टर्बेंस हो गया, उसका इक्विलिब्रियम, उसको भी ये आयरन की सप्लाई से देगा, और बच्चा आपका वेट लॉस में नहीं जाएगा, उसकी हेल्थ भी होगी, ग्रोथ भी होगा, और उसको कॉन्स्टिपेशन भी बना नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको मैकेनिज़्म जब समझिएगा आपको, ठीक है, तो ये मेडिसिन है आपको अच्छा से समझ में आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें हम इसका अगर देखें, अब इसके फीवर के पेशेंट कैसे हो सकते हैं, आप इसको टाइफाइड में देंगे, इसके पेशेंट को हमेशा ठंडा लगता है, कैसा ठंडा, कैप्सिकम की तरह नहीं, जलसीमियम की तरह नहीं, इनका एक अलग ही चिलीनेस रहेगा, मतलब सब कुछ है वो, क्योंकि कैप्सिकम क्या करता है, कंबल ओढ़ लेगा, या फिर आपको रजाई भुटिया ओढ़ लेगा, इतना ठंडा लगेगा उसको कैप्सिकम को,
ठीक है। लेकिन इसका पेशेंट है, इसको एकदम ठंडा सा फील होगा, फैन नहीं चलाएगा, ऐसा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत सहमा सा रहेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आँखों के केसेस में देख सकते हैं आप, आँखों में इन्फ्लेमेशन है, आप इसको इमरजेंसी के तौर पे देखिए। 24 घंटा लगता है इस मेडिसिन को किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, बस शर्त यही है कि उसका फर्स्ट इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो, ठीक है। नहीं आपको 5 दिन 10 दिन हो गया हो, 10-15 दिन से बुखार हो गया हो, क्योंकि 3 दिन के आप अगर CBC कराते होंगे तो उसमें पता आपको देखे होंगे कि आप WBC का ही पार्ट से आप देखिएगा, जहाँ पे न्यूट्रोफिल देखें, लिम्फोसाइट देखें। तो न्यूट्रोफिल क्या है, विदिन 3 डेज़ में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको एक्यूट माना जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर आप देखिएगा कि लिम्फोसाइट बढ़ा है तो इसका मतलब 3 दिन से ज़्यादा है वो बढ़ा हुआ है, और कभी कभी कारण उसका हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ हो। तो हम जब इसकी बात करते हैं, फेरम फोस की बात करते हैं, तो आपको फीवर से भी, इसको फीवर रेमेडी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे जब वहाँ पे जब फ्रैक्चर होगा या फिर कोई भी इंजरी होगा, ठीक है, उसका हेमराइज भी होगा, तो वहाँ पर आप इसको फर्स्ट स्टेज पे जैसे ही आप इसकी सप्लाई बढ़ा दीजिएगा, मेडिसिन को आप देना शुरू कर दीजिएगा लोअर पोटेंसीज में, तो ये परेशानी आपकी समस्या नहीं आएगी। ये है कि नाक से खून जाने पर आप लोग फेरम फोस देते हैं, कहीं से भी किसी को एनीमिया की कमी रहती है तो फेरम फोस देते हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन की सप्लाई हम बढ़ाते हैं। और आयरन आप तो यूज करते होंगे मेडिसिन ना, आखिर उसका मैकेनिज्म को तो आप नहीं समझे, लेकिन आप तो यूज कर रहे होंगे ना, आप यूज कर रहे हैं, एनीमिया है आप वहाँ पे दे रहे हैं, आप इसमें दे रहे हैं, तो लेकिन शर्त यह है कि एनीमिया उसको फर्स्ट स्टेज का हो, ठीक है। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की तरफ अगर जाएगा हैं तो फिर वो आपको मेडिसिन काम नहीं करेगी। आपको फर्स्ट स्टेज का है, आप देखिए मिनटों में आपको रिजल्ट देगा। तो ये था फेरम फोस का थोड़ा सा मैकेनिज्म। हम फिर इस मेडिसिन के रिलेटेड और भी अगर डिमांड हुआ, आपका ओपिनियन आया, आप लोगों ने क्वेरी की, तो फिर इससे रिलेटेड मैं और भी इस मेडिसिन का जो कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं और कौन कौन सा सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, इस मेडिसिन की दूसरी पार्ट में हम इसका चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें। थैंक यू।